जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। दोस्तों, पाकिस्तान दुनिया के सामने एक मीडिएटर, पीस ब्रोकर और रिस्पॉन्सिबल स्टेक होल्डर जो है उसकी इमेज बनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इसी बीच में अमेरिका के फॉरेन सेक्रेटरी मार्को रूबियो का एक बयान पूरी जो कहानी है उसको एक नया नजरिया देता है और नए नजरिए से देखने पर मजबूर कर रहा है। रूबियो ने ये बात साफ कही है कि भारत की सबसे बड़ी चिंता पाकिस्तान की डिप्लोमेसी नहीं बल्कि पाकिस्तान की जमीन से ऑपरेट करने वाले आर्म टेररिस्ट ग्रुप हैं जो इंडिया को टारगेट करते हैं। और मतलब ये बिल्कुल विपरीत है जो अमेरिका की जो पॉलिसी चल रही है उससे। लेकिन एक तरफ पाकिस्तान आर्मी चीफ आसिम मुनीर तेहरान और बीजिंग की जो डिप्लोमेटिक दौरा है उस पर है और रीजनल पीस और जो मीडिएशन है उसकी बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ अमेरिका खुद ये बात मान रहा है कि भारत की जो पाकिस्तान को लेकर असली चिंता है वो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है। तो सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान एक ही वक्त में पीस ब्रोकर भी बन सकता है और टेरर एलिगेशंस के जो साए हैं वो भी उसके ऊपर मंडराए हुए हैं। तो क्या अमेरिका के इस बयान से जो पाकिस्तान है उसकी डिप्लोमेटिक नैरेटिव पर क्या असर पड़ सकता है, और जो ओवरऑल ये सारी चीजें चल रही हैं और मार्को रूबियो भारत भी आए हैं, बहुत सारी चीजें उसको हम विस्तार से समझेंगे। और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद मौजूद है डॉक्टर मोनिका वर्मा। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद अंबर जी, अपने शो पे बुलाने के लिए। मैं हमेशा आपका शो देखती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। इट्स ऑलवेज वेरी इंसाइटफुल टू वॉच द कंटेंट दैट यू क्रिएट एंड इट्स अमेजिंग, सो आई मस्ट कंग्रेचुलेट यू ऑन दैट। थैंक यू सो मच डॉक्टर मोनिका। इट मीन्स अ लॉट कमिंग फ्रॉम यू। मैं आपसे सबसे पहले ये सवाल जानना चाहूंगी कि अगर पाकिस्तान जो है वो रीजनल पीस का चैंपियन भी बन रहा है और हम सब जानते हैं, हालांकि उसने कोशिश की और पाकिस्तान की वो औकात नहीं है वो हम सब जानते हैं, लेकिन मार्को रूबियो खुद जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है उसकी बात भारत में आकर कहते हैं। क्या इससे मतलब निकाले जाएं, क्या सिग्नल्स मिल रहे हैं हमें अगर डिप्लोमेटिक स्टैंडर्ड से देखा जाए तो? देखिए, अमेरिका अक्सर गुड कॉप बैड कॉप जिसे कहते हैं उस तरह की एक स्ट्रैटेजी जो है अपनाता रहा है। एक तरफ वो इंडिया को ऐसा बोलते हैं कि इंडिया एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनर है, इंडिया एक बहुत अच्छा हम्म। देश है हमारे हम्म। लिए, वी आर नेचुरल पार्टनर्स, जैसे कि उन्होंने न्यू दिल्ली वो आए तो कहा। लेकिन साथ ही साथ अगर हम उनके एक्शंस को देखें तो देयर एक्शंस हम्म। क्वाइट नेवर मैच द वर्ड। इसका हम्म। सबसे अच्छा उदाहरण है, अभी एक साल हो गया है मई में ऑलरेडी पहलगाम अटैक को, और उसके हम्म। बाद जो इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करा था उससे। और पहलगाम के समय अमेरिका ने कोई कसर नहीं छोड़ी भारत को ये जताने में कि अगर पाकिस्तान भारत पर हमला कर रहा है, अगर पाकिस्तान जो है इस तरह की एक रणनीति जो है वो लेकर चल रहा है कि कैसे किस किस तरह से आतंकवाद के इस्तेमाल से वो भारत जैसे उभरते हुए देश को कमजोर करता रहे, हमारे जो देश के सिविलियंस है, इनोसेंट सिविलियंस, उनकी जान लेता रहे। तो इस चीज को अगर पाकिस्तान कर रहा है तो कहीं ना कहीं एक टेसिड बैकिंग जिसे कहते हैं, एक सपोर्ट जिसे कहते हैं, वो अमेरिका उसे देने के लिए आज भी तैयार है। तो जाहिर सी हम्म। बात है कि जब पाकिस्तान के साथ इस तरह का रवैया जो है अमेरिका ने किया, आसिम मुनीर को, और ना केवल आसिम मुनीर को बल्कि शहबाज शरीफ को भी अमेरिका बुलाया गया। उन्होंने अपने रेयर अर्थ एलिमेंट्स जो उनके पास है उनकी प्रदर्शनी वहां की, और ये साफ तौर पर उनका एक तरीका था बताने का कि आज भी चाहे हमें आप कुछ भी कहें, आप हमें कितना भी एक बिल्कुल ही दोयम दर्जे की आप हमें इकोनॉमी माने, चाहे आप हमें एक फ्रेजाइल पॉलिटी माने, आप हमें एक फेल्ड स्टेट करार क्यों ना दे दीजिए, लेकिन फिर भी कुछ हमारे अभी दोस्त हैं ग्लोबली, चाहे वो चीन हो चाहे अमेरिका हो, दोनों ही आज भी हमारे दोस्तों में, हमारे करीबी देशों में शामिल होने के लिए पूर्णतः तैयार है। तो इस तरह की जो राजनीति है पाकिस्तान करता आया है, और पाकिस्तान की राजनीति में साथ देने के लिए डोनाल्ड ट्रंप जी ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने साफ तौर पर जो है एक परपिट्रेटर जो है आतंकवाद का, एक जो अक्यूज है, जो एक विक्टिम है, जो एक कल्प्रिट है, उसकी बराबरी उन्होंने एक विक्टिम के साथ कर दी। भारत हमेशा से एक विक्टिम रहा है, पाकिस्तान हमेशा से एक परपिट्रेटर रहा है, लेकिन एक परपिट्रेटर और एक विक्टिम के बीच में जो पैरिटी कभी नहीं लेकर आना चाहिए, जो एक बराबरी उनके बीच कभी नहीं करना चाहिए, और दोनों को जो एक चश्मे से नहीं देखना चाहिए, वो था। और उन्होंने साफ तौर पे ये बता दिया विश्व को कि जो है उन्होंने सीज फायर का जो हुआ है, जो ऑपरेशन सिंदूर जो है, अगर वो खत्म हुआ है, अगर सीज फायर की घोषणा की गई है, तो उसके पीछे उनका हाथ था, जो कि एक ऐसा क्लेम है जो एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं,
बीसियों बार 25 बार डोनाल्ड ट्रंप ने अलग अलग फोरम्स में जब जब अपने नोबेल प्राइज के लिए जो अपने क्रेडेंशियल्स है उनको सॉलिडिफाई करने की कोशिश करी है, तो मुझे नहीं लगता कि इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में जो सीज फायर है उसका दावा ना ठोका हो। तो एक उम्मीद जो थी डोनाल्ड ट्रंप के अंदर कि ना ही केवल एक कमजोर देश के कमजोर नेता जो कि शहबाज शरीफ हैं वो ही नहीं, बल्कि एक ताकतवर देश के ताकतवर नेता जो कि नरेंद्र मोदी जी हैं वो भी एक बार नोबेल प्राइज के लिए उनको एंडोर्स कर दें। और ऐसा तो जाहिर सी बात है इंडिया बिल्कुल नहीं करने वाली थी, क्योंकि सीज फायर तो भूल जाइए, भारत ने तो ये तक कह दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर भी अभी खत्म नहीं हुआ है, और अगर पाकिस्तान से अब आतंकवाद की किसी भी तरह की कार्रवाई होती है तो उसे डायरेक्टली जो इंडिया है एक प्रोवोकेशन मानेगी वापस उन पर रिटेलिएटरी अटैक जो है वो करने के लिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि इतना कुछ हो गया और इस सब के बाद रिश्ते जो हैं इतने ज़्यादा खराब हो गए अमेरिका और इंडिया के बीच में, तो इस तरीके का जो एक प्रेशर है वो कहीं ना कहीं मार्को रूबियो को तो छोड़िए, पूरे अमेरिकन डिस्पेंसेशन को, खासतौर पे ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के सारे ही टॉप ऑफिशियल्स को एक बात तो उन्हें बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई है पिछले 1 साल के अंदर कि अगर वो ट्रम्प का जो नोबेल प्राइज इंडिया ने नहीं रिकॉग्नाइज करा, नहीं एक्नॉलेज उसे किया, तो उस क्रेडिट को ना मिलने की वजह से डोनाल्ड ट्रम्प एक छोटे बच्चे की तरह छटपटाने लग गए। और वो छटपटाने के बाद उन्होंने भारत के साथ हर तरह की वो चाल चली है जिससे भारत को वो ये रियलाइज करा सके कि भारत ने कितनी बड़ी गलती कर दी डोनाल्ड ट्रम्प से जो है पंगा लेकर के। अब इसके चक्कर में उन्होंने हमारे साथ टैरिफ वॉर भी करी, उन्होंने हम पे टैरिफ भी लगा दिए, उन्होंने हमारे रशियन ऑयल पर भी ऑब्जेक्शन जता दिया। कह सकते हैं कि एक सिलेक्टिव टारगेटिंग जो है भारत की गई, जहां चीन भारत से कहीं ज़्यादा मात्रा में ऑयल जो है वो इम्पोर्ट करता है, जहां और भी कई देश हैं उनके अपने यूरोपियन अलाइज जो हैं वो आज भी रशिया पे एक ही डिपेंडेंस जो है मेंटेन कर कर चलते हैं। उन्हें ना कुछ कहते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने हमेशा, और केवल डोनाल्ड ट्रंप ने नहीं, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के लगभग सारे टॉप ऑफिशियल्स, मार्को रूबियो जो कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, उनको भी इंक्लूड करके सबने इस तरह की हरकतें करी। और उनको लगा कि वो ऐसा करते जाएंगे, भारत दबता जाएगा, भारत डरता जाएगा, ये पुराना भारत है, इसके साथ अगर ऐसा कर भी दिया तो क्या हो गया। लेकिन उनको जब ये रियलाइज हुआ कि टू मच वाटर हैज फ्लोन अंडर द ब्रिज, और अब बहुत समय हो चुका है जब भारत और अमेरिका के जो रिश्ते हैं वो बेहद ही खराब एक मोड़ पर आकर खड़े हो चुके हैं। अब देखिए मार्को रूबियो की जो विजिट है, अगर आप उस विजिट को ध्यान से देखें तो मुझे नहीं लगता कि आज की डेट में जस्टिन ट्रूडो के बाद किसी विदेशी नेता को इस तरह से अगर एक वेलकम मिला हो, या इतना लो की जो है उनका एंगेजमेंट हुआ हो, या उनके विजिट पर कहीं कोई खुशी नहीं है, किसी न्यूज़ चैनल पर कोई पॉजिटिव डिबेट जो है नहीं आ रही है, बल्कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तो जब वो ताजमहल गए हैं या अंबर फोर्ट गए हैं, दोनों ही जगहों पर जब वो गए हैं तो दोनों ही जगहों में जब वो स्कॉचिंग हीट में खड़े हुए हैं, भारत की 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर की जो एक सल्टरी समर जिसे हम कहते हैं उसको सहते हुए सूट और बूट पहन करके जब वो अपनी वाइफ के साथ और यूएस एम्बेसडर टू इंडिया सर्जियो गोड के साथ जब वो खड़े हैं, तो दोनों ही जो विजुअल्स हैं, चाहे वो आगरा से आए चाहे जयपुर से आए, दोनों ही विजुअल्स पे अगर आप नीचे जाके कमेंट्स पढ़ेंगी तो लोग यही कह रहे हैं कि बहुत अच्छा हुआ, मजा आ गया, ऐसा और कीजिए, क्योंकि ये यही डिजर्व करते हैं। इन्होंने भारत जो कि एक इतना अच्छा इनका दोस्त साबित हो सकता था, उसके साथ इतना गलत किया, और आज इन्हें अपने जो काले कारनामे जो हैं उसका इन्हें जवाब देना। ये बात मैं खुद ऑब्जर्व करी, नॉट ओनली कि मतलब सोशल मीडिया या मीडिया में, बल्कि भारत सरकार की तरफ से भी उनको कोई बहुत मतलब एक आम सा उनको ट्रीटमेंट मिला, ऐसा कुछ नहीं कि मतलब रेड कार्पेट और कोई बहुत बड़ा कोई लीडर उनको रिसीव करने के लिए जा रहा, बहुत लोग की सब कुछ रखा गया सरकार की तरफ से भी और मीडिया और पूरे जनता की तरफ से भी। ऑफ कोर्स अमेरिका को लेकर भारत के लोगों में गुस्सा है क्योंकि हमने अमेरिका के साथ हम हमेशा रहे हैं, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि रूबियो ने जो बात कही है, क्या उनके इस बयान से भारत की जो सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, क्या उनको ग्लोबली लेजिटिमेसी मिलती है? क्योंकि अमेरिका कभी इधर होता है, कभी उधर होता है, और अभी इसके पहले प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा था कि अगर पाकिस्तान अमेरिका के भारत के बीच में कुछ होता है तो हम इस बार कुछ नहीं करेंगे, मतलब जैसे कि हर बार वही सीज फायर कराते हैं आके। देखिए भारत ने, और मुझे लगता है खासतौर पर सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट जो है वो एक इस तरह से अपने आप को ढाल चुका है ना कि उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि कोई उनका साथ दे भी रहा है कि नहीं दे रहा, क्योंकि आतंकवाद एक ऐसी चीज है ना जिसने भारत देश को
खास तौर पे अगर आप इतने समय में अगर आप देखती आए, हर दशक में कोई ना कोई एक ऐसा हमला ज़रूर होता है, जिससे पूरे भारत की जो आत्मा है वो बिल्कुल झिंझोड़ दी जाती है। तो और साथ ही साथ देखिए टेररिज्म पे सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट का कितना ध्यान रहता है। हमें चाहे वो एलओसी पे सिक्योरिटी हो, चाहे वो देश के अंदर सिक्योरिटी हो, कितने सारे टेरर मॉड्यूल्स तो आप देखिए इंडिया में ही आए दिन बस्ट होते हैं। अभी हमने दिल्ली में देखा कुछ महीनों पहले कि स्केल पर जो है एक कॉन्स्पिरेसी रची गई थी और उसका सीधा जो बैकिंग थी वो पाकिस्तान से थी। तो इतना कुछ देखने के बाद सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट को अब फर्क नहीं पड़ता कि अमेरिका वाकई आतंकवाद, खासतौर पे जो पाकिस्तान से जो निकलता हुआ आतंकवाद है, पाकिस्तान बेस्ड टेरर ऑर्गेनाइजेशंस और मे बी एनी काइंड ऑफ सपोर्ट दैट दे गिव टू टेररिज्म, पाकिस्तान इज अ स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म एंड वी ऑल नो दैट, वी ऑल अग्री टू दैट। अभी ये चीज बिल्कुल इमटेरियल है कि अमेरिका क्या सोचता है या अमेरिका के लीडर्स क्या सोचते हैं। ऐसा जाहिर कराने में या ऐसा बोलने में शायद अमेरिका के लीडर्स अपनी पॉलिटिक्स खेल रहे हो, क्योंकि अब उन्होंने देख लिया कि देखिए इंडिया को भी वो इग्नोर नहीं कर सकते। अगर आज ईरान के साथ रिश्ते जो है वापस से, मतलब रिश्ते आप छोड़िए, अगर ईरान की जो पूरी कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन अगर उसको नॉर्मल करना है, या चीन के साथ भी, अब देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है जो हम यहाँ मिस करते जा रहे हैं वो है डोनाल्ड ट्रंप की चीन जो उनका दौरा है। चीन दौरे पर डोनाल्ड ट्रंप ये सोचकर गए थे कि अगर वो चीन के सामने बिल्कुल सरेंडर भी कर देंगे तो चीन जो है उनकी सारी जो उनका कहना है उसे मान जाएगा। लेकिन चीन अब वो पुराना वाला चीन नहीं रहा है जो कि पूरे विश्व के हर देश पर अपने मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए निर्भर रहता था। आज चीन ने अपने लिए एक बहुत ही ज़्यादा, जिसे हम कह सकते हैं, कन्वीनियंट और कंफर्टेबल एनवायरनमेंट, एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट क्रिएट कर लिया है, जहाँ चीन अब डिक्टेटर पोजीशन में आ गया है, जहां वो डिक्टेट करने लग गया है कि आगे किस तरह से वर्ल्ड पॉलिटिक्स को अनफोल्ड होना चाहिए। तो उन्होंने, जब ट्रंप वहां गए चीन दौरे के लिए, तो उन्होंने कोशिश करी शी जिनपिंग को ये जाहिर कराने की, ये जताने की कि अब अमेरिका और चीन के रिश्ते जो है थोड़े सामान्य हो जाए, थोड़े समय के लिए जो कॉन्फ्लिक्ट है उसे थोड़ा साइड रख दिया जाए। लेकिन इसके बावजूद भी चीन ने इस तरह का कोई वादा नहीं करा, इस तरह का कोई अग्रीमेंट नहीं करा, कोई भी इस तरह का, जिसे हम कह सकते हैं, कॉन्क्रीट जो है विश्वास दिलाया हो अमेरिका को कि रेयर अर्थ एलिमेंट्स या और भी चीज़ें जिन एडवांस्ड टेक्नोलॉजी में, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी में किसी भी तरह का अगर सपोर्ट चीन से उम्मीद करे अमेरिका, तो अमेरिका ये नहीं कह सकता आज की डेट में कि नहीं, चीन हमें वो चीज़ें दे देगा। डोनाल्ड ट्रंप अभी मिड टर्म इलेक्शंस की वजह से उनको ज़रूरत है एक बहुत बड़े कुछ दिखाने की आम जनता को, अमेरिकन जनता को ये विश्वास दिलाने की कि उनकी डिप्लोमेसी वाकई बहुत काबिल है। लेकिन उस काबिल डिप्लोमेसी को काबिल दिखाने के लिए उनके पास आज कुछ भी नहीं है। वो कह रहे हैं कि बहुत सारा सोयाबीन जो है चीन हमसे खरीदेगा, वो कह रहे हैं बहुत सारे बोइंग विमान चीन हमसे खरीदेगा, लेकिन ये सब चीज़ें जो हैं अब इनसे अमेरिका की दाल गलना बहुत मुश्किल तय दिखता नजर आ रहा है, क्योंकि शी जिनपिंग और चीन खासतौर पे एक ऐसा देश है जो कि वादे तो कर देगा लेकिन उन पे मुकम्मल कितना होगा वो बात बिल्कुल भी हम मानकर नहीं चल सकते। अब जब वो चीन गए तो उन्होंने वहाँ की, उन्हें समझ में आया होगा कि चीन से अल्टीमेटली इंडिया के साथ उनका वार्मथ जो है, चाहे वेस्टर्न कंट्री कोई भी हो, इंडिया के साथ वार्मथ दिखाने की एक बहुत बड़ी वजह चाइना को बैलेंस करना भी रहा है। और अगर आप चाइना, लेकिन मोनिका जी एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग है, मतलब हंसी वाली बात है कि अमेरिका एक हेजेमोनिक पावर, प्रेसिडेंट उनके चाइना जाते हैं, उनको क्या ट्रीटमेंट शी जिनपिंग की तरफ से मिला, रूबियो भारत आते हैं, भारत की तरफ से भी कोई इतना एक्साइटमेंट शो नहीं हुआ। कहीं ना कहीं अमेरिका की जो हेजेमनी है वो पूरी तरह से चैलेंज हो चुकी है और ऐसा लग रहा है कि अब वो डैमेज कंट्रोल करने की जो कोशिश कर रहे हैं अब वो बहुत देर हो चुकी है, अब वो नहीं हो पा रहा है, चाहे चाइना के साथ हो या फिर भारत के साथ हो। देखिए बिल्कुल सही बात है, हर ग्रेट पावर की, चाहे वो इसके पहले ब्रिटेन हो या आज की डेट में क्या कहते हैं अमेरिका हो, हर ग्रेट पावर की जो शेल्फ लाइफ होती है वो एक बहुत ही निर्धारित समय तक होती है। और अमेरिका जो है आज की सेंचुरी में अगर हम देखें तो जो एक पावर वो एंजॉय करता था पिछली सेंचुरी में, आज उसकी केवल एक फेंट इमेज रह गई है। लेकिन साथ ही साथ कई चीज़ें आज भी हैं, जैसे कि अब यहाँ पॉडकास्ट का टॉपिक ही डाइवर्ट हो जाएगा, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ आज भी अमेरिका जो है, मैं ये नहीं कहती कि आप उसे सिरे से नकार सकते हैं कि नहीं अब वो ग्रेट पावर नहीं रहा, ग्रेट पावर भी है, हम कहेंगे उसके अंदर आज भी ग्लोबल पॉलिटिक्स को शेप करने की बहुत बड़ी एक क्षमता है। लेकिन अगर पहले आप अगर आप कहें 100%
अमेरिका की चलती थी या 80% अमेरिका की चलती थी, तो आज वो 60 या 70% पर आ चुकी है। और इसी हिसाब से तो ग्रेट पावर पॉलिटिक्स काम करती है कि जो देश आगे बढ़ते जाते हैं अपना इकोनॉमिकली या जियोपॉलिटिकली, मिलिटरीली, जो अपनी स्ट्रेंथ को प्रूव करते जाते हैं, वो धीरे धीरे ग्लोबल पॉलिटिक्स के पूरे कैनवास पे, वो धीरे धीरे उस बड़ी टेबल पर अपना एक बड़ा हिस्सा जो है, अपना जो एक बड़ा रूप है, उसे लेकर के बैठते हैं और चीजों को शेप करने की कोशिश करते हैं। और आज चीन ने वाकई काबिले तारीफ है कि चीन ने ऐसा करके दिखाया। और अब इंडिया भी जो है काबिले तारीफ बिल्कुल है कि हमने जब हमारा स्टेटस है एज वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, तो आज हम भी उस चीज को जब लेकर चलते हैं, हमने भी पिछले इतने दशकों में इतना ग्रो किया है और आगे भी हम जो है करते रहेंगे। और खासतौर पे जिन चीजों पे हमसे कॉम्प्रोमाइज करने के लिए कहा जा रहा है कि आप ये भूल जाओ कि पाकिस्तान आतंकवाद फैलाता है, या आप ये भूल जाओ कि आप केवल खरीदते रहोगे और हम बेचते रहेंगे, इन सब चीजों को जो है इंडिया ने साफ तौर पर ये बता दिया कि हम अब इस तरह से आपके आगे झुकने वाले नहीं हैं। तो मुझे लगता है कि अमेरिका की जो हेजेमनी है, अमेरिका की क्या हो, किसी भी देश की हेजेमनी बहुत ही कम समय के लिए या एक अरसे तक ही वो जो है वो रहती है। उसके बाद जाहिर सी बात है कि आज यूनिपोलर वर्ल्ड की रियलिटी हमारे सामने है, जिसे हम कह सकते हैं एक मल्टीपोलर विश्व जो है वो हमें सामने नजर आ रहा है। और सबसे अच्छा उदाहरण इसका ईरान की वॉर है। चाहे डोनाल्ड ट्रंप ने कितना आश्वासन क्यों न दिलाया, मैं ये बात आपसे बोलना भी चाह रही थी डॉक्टर मोनिका कि जो ईरान को लेकर स्ट्रेटेजिक मिस कैलकुलेशन या ब्लंडर कहें अमेरिका की तरफ से हुआ है, वो और एक और ताबूत में कील ठोक दी अमेरिका के। बिल्कुल ये इट्स एब्सोल्युटली वन मोर नेल इन देयर कॉफिन, क्योंकि उन्होंने ये सोचा था कि वो बस ईरान जाएंगे, सुप्रीम लीडर को जो है एलिमिनेट करेंगे, और फिर ईरान की जनता तो उनका इंतजार ही कर रही होगी कि कब अमेरिकन आएंगे और हमें बचाएंगे, और वहाँ वाकई सड़कों पर जो लोग हैं वो आ जाएंगे और फिर बिल्कुल आज़ादी का जश्न मनाया जाएगा, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उन्होंने, ईरान ने इस युद्ध की जो तैयारी है वो अरसों से कर रखी थी, बरसों से कर रखी थी, और उन्हें पता था कि कभी ना कभी तो अमेरिका उनकी रेड लाइन अगर क्रॉस करेगा। उनकी सारी रेड लाइन क्रॉस करी गई, सुप्रीम लीडर को मारा गया, उनके ऊपर इस तरह से एयर स्ट्राइक्स करी गई, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बिल्कुल बर्बाद कर दिया गया, उनकी बहुत सारी स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्रीज जो है वो आज बिल्कुल आप कह सकते हैं बंद होने के कगार पर है, उनकी जो कैपेबिलिटी है वो बिल्कुल खत्म हो चुकी है। लेकिन इस सबके बावजूद भी ईरान आज खड़ा है। वो जो रेजिम जो है, जिसे कंटिन्यू करने के लिए, जिसे मेंटेन करने के लिए उन्होंने इतनी मेहनत करी, वो हम सबके सामने है। तो ये एक जो हम कह सकते हैं रिसीडिंग ग्रेट पावर या फिर डेक्लाइनिंग ग्रेट पावर, अगर आज इसका कोई अच्छा उदाहरण हम बताएं तो वो शायद अमेरिका ही है। अमेरिका इज आई थिंक द बेस्ट एग्जांपल ऑफ हाउ अ डेक्लाइनिंग ग्रेट पावर लुक्स लाइक। और इसमें सबसे अच्छा तरीका होता है अपनी डेक्लाइन को स्लो करना या फिर अपनी डेक्लाइन को अरेस्ट करना, उसे रोकना। और इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है उभरते हुए देशों में एक दोस्त की तलाश करना। चीन में वो दोस्त नहीं नजर आ रहा, मैं मान सकती हूँ उनके कारण क्या है, लेकिन भारत जैसा देश जिसने आगे बढ़ करके, अब देखिए जब मोदी जी पावर में आए, हमने इनके साथ लेमुआ, कॉमकासा, जो भी इनके साथ हमारे फाउंडेशनल मिलिट्री एग्रीमेंट थे, हमने वो साइन करे। हम इनसे इतना बड़ा एक डिफेंस, इन्होंने हमें कहा कि आप हमारे डिफेंस पार्टनर बनिए, आप हमारे डिफेंस इक्विपमेंट के कस्टमर बनिए। हमने अपनी पूरी की पूरी जो हमारी मिलिट्री इक्विपमेंट जो इंडस्ट्री है उसको डाइवर्सिफाई करा, हमने इनसे इतना कुछ खरीदा। और उस सब के बावजूद भी, और इनके देश में इंडियन अमेरिकन जो है वो एक इतनी बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वन ऑफ द हाईली मोस्ट एजुकेटेड पीपल, वन ऑफ द हाईली अकम्पलिश्ड पीपल, इनके प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में इतना डोनेट करते हैं इंडियन अमेरिकन, और कितने उसमें से हिंदू होते हैं, लेकिन उन्होंने इसमें से किसी भी चीज को जो है वो नहीं करा। आप मागा का अटैक देख लीजिए, आज तुलसी गबार्ड ने कहा कि उनके साथ कुछ अभी समय थोड़ा ठीक नहीं चल रहा, वो अपनी पर्सनल उनके पति बीमार है उसकी वजह से। बिल्कुल। तो जब उन्हें कैंसर, जब आप एक मुश्किल के वक्त में होते हैं, तब कोई भी जो इंसान होता है वो हर तरह की स्पिरिचुअलिटी को प्रैक्टिस करता है, हर तरह के भगवान के आगे जो है वो अपना सर झुकाता है। ऐसे इंसान के साथ अगर आप उनके धर्म का मजाक उड़ाने लग जाए तो ये कितनी ही ज्यादा एक गिरी हुई हरकत है। बट यही बिल्कुल तो हो रहा है तुलसी गबार्ड के साथ। आज आप देखिए मागा ट्रोल्स उन्हें किस तरह से अटैक कर रहे हैं कि तुम तो हिंदू हो, तुम क्रिश्चियन बनने की कोशिश क्यों कर रही हो। अरे अगर आपके गॉड के सामने या आपके भगवान के सामने या आपके अल्लाह के सामने अगर सर झुक रहा है तो जरूरी है कि कन्वर्ट होकर ही किया जाए। सबका अच्छा, हम अपने भारत में ही देखते हैं कि अगर कोई परेशान है, किसी को बच्चा नहीं हो रहा, कोई बीमार है किसी के घर में, तो वो हर जगह, हर दरगाह, मंदिर, गुरुद्वारा, हर जगह जाते हैं। उनको लगता है कि किसी भी दर से उसकी मुराद पूरी हो जाए। इंसान जब परेशानी में होता है तो उसके साथ इस तरह की चीज होना स्वाभाविक है, लेकिन उस चीज पर भी ये भारत की कितनी बड़ी जो एक
जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, आप देखें ग्लोबली हिंदूज जो है सबसे वल्नरेबल हैं, सबसे ज्यादा वल्नरेबल अगर कोई कम्युनिटी है, सबसे आई थिंक द नंबर ऑफ हिंदूज अक्रॉस द वर्ल्ड आर वी आर इन अ माइनॉरिटी, और वो वल्नरेबल माइनॉरिटी के साथ इस तरह की हरकतें करते हैं। तो ये एक बहुत ही हेल होल कह दिया देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया को। आप वो कह रहे हैं, मार्को रूबियो से एक इंडियन जर्नलिस्ट है सिद्धांत सिब्बल, उन्होंने सवाल करा कि इतना ज्यादा रेसिस्ट कमेंट्स जो है वो अमेरिका से क्यों आती है। अब इस पे मार्को रूबियो का जवाब है कि हर देश में स्टूपिड लोग होते हैं और अमेरिका में भी स्टूपिड लोग हैं। यार तुम्हारा तो मतलब ये कि डोनाल्ड ट्रम्प स्टूपिड है, उन्होंने इसका मतलब ये कह दिया क्योंकि उन्होंने भारत को और चाइना को हेल होल कंट्री कहा। क्या हम हेल होल कंट्री है? और फिर बोलने की इमीडिएट बात खुद हेल होल चली गई। मैं तो इनफैक्ट बोल भी रही थी जब रूबियो का ये कंफर्मेशन आई थी, मैंने कहा उनके लिए एक बड़ा प्लग कार्ड लगाना चाहिए, वेलकम टू द हेल होल। बिल्कुल बिल्कुल, एयरपोर्ट पे मेरे ख्याल से भीड़ लगा देनी चाहिए थी हमें लोगों की विद अ प्लेकार्ड सेइंग वेलकम टू द हेल होल, बिकॉज़ दिस इज व्हाट, इफ दिस इज द हेल होल देन व्हाट इज द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका? गन वायलेंस एवरी डे, रेसिज्म। आप देखिए उनके इंफ्रास्ट्रक्चर का इस टाइम पे बहुत बुरा हाल है, उनकी पूरी इकोनॉमी जो है, आप देखिए इस तरह इस समय पे अमेरिका से ज्यादा मुझे नहीं लगता कोई और देश इतना ज्यादा परेशान होगा। यहाँ से कट, वहां से कट, यहाँ से ब्लीडिंग, वहां से ब्लीडिंग, युद्ध लड़ने जाते हैं, युद्ध हार कर आ रहे हैं, घर में बैठकर सोच रहे हैं। देखिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो उस टाइम पे बंद भी नहीं था जिस समय पे ये ईरान में रेजिम चेंज करने गए थे, और आज इनको जब वॉर बंद करनी है तो इनको तब ये कह रहे हैं कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवाएंगे, ये हमारा वॉर ऑब्जेक्टिव है। ये दिन रात बैठे बिठाए अपने वॉर ऑब्जेक्टिव बदल रहे हैं, बैठे बिठाए इनके वॉर ऑब्जेक्टिव। अब एक्चुअली कोई ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं हो रहा तो कुछ तो बेचारे एक मतलब एक फेस सेविंग चाहिए ना उनको, कि भाई किसी चीज से हमें एक फेस सेविंग मिल जाए। लेकिन एक और बात मैं आपसे डॉक्टर मोनिका समझना चाहूंगी, वो ये कि आसिम मुनीर जो है वो तेहरान और बीजिंग दौरों पर है, और साथ में उनके ऑफकोर्स शहबाज शरीफ भी हैं। इसके असली जो जियोपॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव अगर हम समझने की कोशिश करें क्या है एक्चुअली? देखिए इसमें दो चीजें हैं, कहीं ना कहीं तो जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान का एक अच्छा इस्तेमाल करा गया है अमेरिका द्वारा, विच इज वाई अगेन इनको इतना इज्जत मिलने लग गई है, क्योंकि वॉर ऑन टेरर खत्म होने के बाद जब अमेरिका अफगानिस्तान छोड़ के चला गया तो पाकिस्तान की हालत बिल्कुल ऐसी हो गई थी जैसे कि माँ के बिना बच्चा, एंड दे आर ऑलवेज अ फादर फाइंडिंग कंट्री। उनको हमेशा कोई ना कोई चाहिए होता है जो उनको उनके जो है मेंटोर, उनके गाइड, उनके फिलोसोफर एंड फादर बन जाए। तो मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की हालत बहुत बुरी हो गई थी और तालिबान और पावर में आ गया था, और तालिबान भी वो था जिसको इन्होंने इतना नर्चर करा, कल्टीवेट करा, आज वही तालिबान इनकी लंका लगाने के लिए पूर्णतः तत्पर रहता है। लेकिन फिर क्या हुआ कि ये बिल्ली की भाग से छीका टूटा वाली कहानी कि ईरान में जो है अमेरिका को जब ये अटैक करना पड़ा, और ईरान के साथ पाकिस्तान एक बॉर्डर शेयर करता है, तो जाहिर सी बात है कि ईरान में अगर कल को ग्राउंड इन्वेजन या इस तरह की कुछ भी प्लानिंग अगर ऑपरेशनलाइज करी जाती तो पाकिस्तान उस पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी का एक बहुत अहम हिस्सा होता, जिसकी वजह से जाहिर सी बात है कि अमेरिकन ने पाकिस्तान को जो है थोड़ा बहुत तो भाव दे दिया होगा। कुछ भाव इस चक्कर में दिया होगा, कुछ भाव ये खुद भी ले लेते हैं, क्योंकि जब आपको कोई नहीं पूछता पूरी दुनिया में, क्योंकि आपके पास खुद का तो कुछ इतना है नहीं, तो आप रेलेवेंस कैसे क्रिएट करते हैं? पाकिस्तान तो बिल्कुल परफेक्ट है इसमें, उनका तो प्रोफेशनल काम यही है। अपने ज्योग्राफी का बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए कोल्ड वॉर के टाइम पे उन्होंने क्या कहते हैं रशिया के अगेंस्ट ही इस्तेमाल किया, फिर कोल्ड वॉर खत्म हो गई तो उन्होंने वो वॉर ऑन टेरर के समय पे इसका इस्तेमाल किया, और अब फिर जब ईरान के साथ इस तरह के थोड़े मसले हो गए हैं अमेरिका के, तो उन्होंने फिर अपनी ज्योग्राफी का इस्तेमाल किया। तो कुछ ना कुछ तो इसमें देखिए अमेरिकन का भी हाथ होगा, हो सकता है बोला हो आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ को कि भाई तू कल फ्री है तो थोड़ा चला जा। जो सपाट इन्होंने खुद से भी ये जाकर की कोशिश कर रहे होंगे ईरान में, जैसे कि तेहरान गए हैं, और चीन। अब देखिए चीन बैकग्राउंड में खेल रहा है, चीन जो है सामने से कुछ नहीं कह रहा, लेकिन ईरान के ऊपर अटैक करने के पीछे एक बहुत बड़ा रीजन चीन को भी कमजोर करना था। तो क्योंकि ईरान पे जो डिपेंडेंस है ऑयल की खास तौर पे, वो इंडिया के अलावा एक सबसे बड़ा, अगर आप देखें इनफैक्ट इंडिया को छोड़िए, ईरान के ऑयल का सबसे बड़ा वन ऑफ द बिगेस्ट बायर्स इज चाइना। तो चाइना के को टारगेट करने के लिए और डायरेक्टली ना टारगेट करके उसको इनडायरेक्टली टारगेट करने के लिए ये पूरा जो है हो सकता है ये सर्कस जो है ये क्रिएट किया गया हो। लेकिन अब जब ये क्रिएट कर दिया गया तो उसके बाद इसका नुकसान जो है वो खुद को ही झेलना पड़ गया, क्योंकि पूरे ही अमेरिका और यूरोप को ज्यादा हो रहा है। has crossed 110 105 I don't know, I'm not following it these days, but ये है ना, तेल के प्राइसेस आसमान छूने लग गए। तेल के प्राइस आसमान छूने का मतलब है इन्फ्लेशन का बढ़ना, और पूरी ही दुनिया में अगर सप्लाई चेन इतनी ज्यादा कॉन्स्ट्रेन हो जाएंगी
तो फिर इकोनॉमीज जो है वो आगे बढ़ नहीं पाएंगी। तो जब इन्होंने देखा कि चीन को 27 कंट्रीज ने वर्ल्ड बैंक से इमरजेंसी फंडिंग की जो प्रोसेस है मांग उठाई है। तो और ये बहुत एक गंभीर चिंता का विषय है, क्योंकि हमारे खुद के देश में, हम कहते हैं हमारे देश में इतनी सारी रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई हैं, लेकिन मैं आपके ऑडियंस को इस शो के माध्यम से बताना चाहूंगी कि ये केवल भारत ही नहीं है जो रिस्ट्रिक्शंस लगाता है, बल्कि भारत तो फिर भी एक बहुत अच्छी पोजीशन में है। ऑयल के दाम बढ़ने के साथ साथ और सप्लाई चेन कंस्ट्रेंट होने के साथ साथ हर देश में जो है हर तरीके की वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज, उनके अंदर भी ये रिस्ट्रिक्शंस लगी हैं कि आप जो है एनर्जी का कम यूज कीजिए, आप इस तरह से अपना जीवन जो है व्यापन कीजिए। तो सभी के साथ कुछ ना कुछ जरूर हुआ है। वॉर दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो, असर सब पर पड़ता है। तो हो सकता है अब आसिम मुनीर और ये शहबाज शरीफ इस कोशिश में लगे हों, क्योंकि इनकी जो क्लोजनेस है वो चीन के साथ भी है, जो कि ईरान को साइड पीछे से पपेट स्ट्रिंग्स पुल कर रहा है, और साथ ही साथ इनकी करीबी अमेरिका के साथ भी है। तो वेन्यू तो देखिए, मेरे हिसाब से तो ये वेन्यू से ज्यादा कुछ भी नहीं थे। वो जो होता है ना कि लड़का लड़की को मिलना होता है या शादी का रिश्ता करना होता है तो जाते हैं हल्दीराम, तो मेरे हिसाब से ये हल्दीराम से ज्यादा बढ़कर कुछ भी नहीं थे कि लड़के वाले और लड़की वाले दोनों ही वहां आ गए। और पाकिस्तानी जो है वो लिटरली वहां पे हो रहा था कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। आप समझ रही हैं? हल्दीराम के छोले भटूरे तो खा लेते, इनके तो छोले भटूरे भी ना खाए कोई, नहीं खा सकते। इनके पास और हल्दीराम वालों को तो फिर भी थोड़ी इज्जत मिलती है, बाद में बंदा उनको टिप भी देकर आता है और कहकर आता है कि भैया खाना अच्छा था। लेकिन पाकिस्तान को तो वो भी नहीं मिला, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के लिए, एक युद्ध को रोकने के लिए जहाँ इतने सारे मासूम मारे जा रहे हैं, उन्होंने इस तरह का एक जो है एनवायरनमेंट क्रिएट करा, इस तरह का जुलूस उन्होंने निकाला, इस तरह का स्टेज उन्होंने बनाया, जैसे पता नहीं अमेरिका ने जैसे पाकिस्तान ने पता नहीं कौन सी लॉटरी जीत ली हो, और क्या कहते हैं इतना वहाँ नाच गाना चल रहा है, डांस परफॉर्मेंसेस हो रहे हैं, तरह तरह की ड्रिंक्स, तरह तरह के जो है फूड वहाँ पे उन्होंने अपने गेस्ट्स को दिए। लेकिन पाकिस्तान को उस वार्ता का, उस कॉन्वर्सेशन का भी पार्ट नहीं बनाया गया, बल्कि जर्नलिस्ट तक को जो है दरवाजे लगा दिए गए, सबको बाहर छोड़ दिया गया। और जो बिल्कुल जो मुद्दे की बातें थी, जो बड़े बड़े लेवल की जो बातें थी, वो उन गेट्स के पीछे हुई। तो ये इज्जत है पाकिस्तान की आज की डेट में। तो आई एम श्योर ये चिट्ठी जो पहुंचाने का काम पहले जमाने में कबूतर करते थे, आज की डेट में वो आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ करते हैं। और उनसे वो भी नहीं कर पाए, वो भी उन्होंने डबल गेम खेला, जो पाकिस्तान का कैरेक्टर रहा है ऑलवेज। और डिप्लोमेसी में हम बात करते हैं तो परसेप्शन भी पावर होता है, और इस वक्त पाकिस्तान जो है वो दो अलग अलग नैरेटिव्स के बीच में खड़ा नजर आ रहा है। एक तरफ है पीस टॉक्स का फैसिलिटेटर और दूसरी तरफ टेरर कंसर्न का परमानेंट शेडो। और हम मार्को रूबियो की बात करते हैं तो मार्को रूबियो के इस बयान ने एक बात तो बिल्कुल साफ कर दी है कि भारत के लिए पाकिस्तान को लेकर सबसे बड़ा मुद्दा मीडिएशन, जियोपॉलिटिक्स या फिर रीजनल डिप्लोमेसी नहीं, बल्कि टेररिज्म है, जो भारत हमेशा से मुद्दा उठाता है। आसिम मुनीर बीजिंग और तेहरान में कितनी भी डिप्लोमेटिक मीटिंग्स कर ले, असली चैलेंज पाकिस्तान के लिए इमेज बिल्डिंग नहीं बल्कि ट्रस्ट बिल्डिंग है, क्योंकि पाकिस्तान अपनी इमेज व्हाइट वॉश करने के लिए बहुत सारी कैंपेन्स और चला रहे हैं, जिसको हम इसमें इंक्लूड करेंगे तो बहुत लंबा हो जाए। लेकिन आज की दुनिया एक ऐसे पाकिस्तान को देख रही है जो एक तरफ पीस इनिशिएटिव्स में रोल ढूंढ रहा है, दूसरी तरफ टेररिज्म के सवालों का सामना हमेशा से करता ही आ रहा है। तो आने वाले महीनों में एक फैसला तो सिर्फ ये नहीं होगा कि पाकिस्तान कितनी डिप्लोमेटिक मीटिंग्स करता है, फैसला ये होगा कि क्या वो अपने ऊपर लगे सवालों का जवाब दे पाता है, जो सालों से पूरे ही हम इंडियन कॉन्टिनेंट की बात करते हैं उसका सिक्योरिटी डिबेट का केंद्र बने हुए हैं। क्योंकि अंत में किसी भी देश की सबसे बड़ी डिप्लोमेटिक जो करेंसी है उसकी स्टेटमेंट नहीं बल्कि उसकी क्रेडिबिलिटी होती है, और जो पाकिस्तान के पास बिल्कुल भी नहीं है। मोनिका जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।